क्षेत्र में जो गति ग्राह गजेंद्र की, वो गति भई है आज। बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखल लाज। तो श्री राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मध्य प्रदेश की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आ गया हूँ अभी ओरछा, जो कि बसाया गया था रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जी के द्वारा। तो अभी मैं अपने होटल से बाहर निकल रहा हूँ, होटल सनसेट। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे रुक के। मैंने यहाँ एक नाइट पे स्टे किया। अभी मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ पहले स्पॉट की तरफ, जो कि है ओरछा फोर्ट। और आज मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ ओरछा, पूरी आइटनरी बताने वाला हूँ, कब आएँ, कैसे घूमें, कहाँ कहाँ घूमें और कितना खर्चा आएगा, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ। तो भाई मैंने ये सोचा कि मैं ना होटल से निकल के पहले कुछ खा लेता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, पहले पेट पूजा फिर करेंगे काम दूजा। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फोर्ट की तरफ। तो ओरछा एक गाँव ही है बेसिकली, और यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, वैसे ओरछा में भी स्टेशन है लेकिन वो छोटा स्टेशन है, ज़्यादा ट्रेनें नहीं आती वहाँ पे। बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो झांसी है। ओरछा मध्य प्रदेश में आता है और झांसी आता है अपना उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये पूरा बुंदेलखंड का एरिया हुआ करता था एक टाइम पे, तो ये पूरा बुंदेलखंड ही है जो मैं भी घूम रहा हूँ। तो पहला स्पॉट जो मेरा होने वाला है वो तो होने वाला है, सामने देखो मंदिर के दर्शन हो गए, भगवान राम का मंदिर है। इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊँगा। बाकी अभी जो पहला स्पॉट मेरा होने वाला है वो होने वाला है यहाँ का फोर्ट। बट उससे पहले, और आज देवउठनी का त्यौहार है, तो देखो सब गन्ना ला रहे हैं। इसको जठमन देवउठनी या देव दीपावली भी बोलते हैं। आज बनारस में बहुत धूम होगी देव दीपावली पे, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बनारस का देव दीपावली का वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, पिछली बार गया था। तो चलो भाई अभी चलते हैं नीचे की तरफ, अपने कुछ खाने पीने का देखते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं ओरछा फोर्ट की तरफ। यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह लोग पूड़ी बहुत खाते हैं यार, हर दुकान दूसरी तीसरी पूड़ी की है। तो मैं भी आ गया एक दुकान पे पूड़ी खाने के लिए। देखो एक पत्तल मिली है, अभी इसमें मिलेंगी पूड़ी 50 रुपये की प्लेट है। 50 रुपये की 5-6 पूड़ी देते हैं, आलू की सब्ज़ी देते हैं, अचार वगैरह रहता है और रहता है रायता वगैरह। तो चलो खाते हैं। बाकी ऐसा तो कुछ एरिया है और पूड़ी बनने जा रही है, आंटी बना रही है पूड़ियाँ। तो भाई ये आ गया अपना रायता और ये आ गई अपनी सब्ज़ी, ये सलाद वलाद सब डाल के बढ़िया 50 रुपये की पूड़ी आएंगी। आंटी ने बना दी, अंकल उधर निकाल रहे हैं। आ रही हैं अपनी पूड़ियाँ, ये आ गई अपनी पूड़ियाँ। भाई यहाँ रायते को क्या कहते हैं? हाँ, सन्नाटा। ये भाई सन्नाटा बोलते हैं रायते को। सन्नाटा आ गया अपना, जो बोलते हैं भाई रायते को सन्नाटा। बढ़िया है, आप खाते हैं पूरी। चलो मैं खा लेता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो भाई ये है अमृतुल्य गुड़ चाय, श्री राम पूड़ी भंडार। यहाँ से खा पी के निकल रहा हूँ मैं। अच्छी थी पूरी, अच्छी लगी मेरे को, सही लगा। चलो अब चलते हैं अपने फोर्ट की साइड को। 50 रुपये का है यहाँ पे, और भी ट्राई करूँगा। थोड़ा नमक ज़्यादा था, मैं अगर बोलूँ तो थोड़ा सा नमकीन ज़्यादा लगा मेरे को। बाकी जो सन्नाटा देते हैं ना वो बड़ा अच्छा था, रायते को सन्नाटा बोलते हैं। चलते हैं मंदिर की तरफ। उससे पहले फोर्ट और मंदिर दिखा दो। ये मंदिर है, मंदिर इस तरीके का है, राजा राम सरकार टेम्पल है। तो चलो चलते हैं फोर्ट की तरफ। फोर्ट से शुरुआत करेंगे। मंदिर ना अभी थोड़ा इस साइड से अंडर कंस्ट्रक्शन है, देखो कॉरिडोर ही बन रहा है। तो मैं सोचा आपको दिखा दूँ। बाकी देवउठनी का त्यौहार है तो मार्केट में सब सब्जी वब्जी शकरकंदी ये सब बिक रही है, और गन्ने बिक रहे हैं, क्योंकि गन्ने लोग ले जाते हैं, पूजा होती है गन्ने की। देवउठनी जठवन बोलते हैं इसको, देवउठनी बोलते हैं, देव दीपावली भी बोलते हैं। चलो भाई चलते हैं, धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ अपने गंतव्य स्थान की ओर, जहाँ से शुरुआत होने वाली है। गंतव्य तो नहीं कहेंगे, यहाँ शुरुआत होने वाली है इस ब्लॉक की। तो भाई किले से पहले ना रास्ते में मंदिर है, तो मैंने सोचा भगवान राम के पहले दर्शन कर लिए जाए, उसके बाद चलूँगा। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बाकी मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो भाई मैं ना दर्शन करके आ गया, मज़ा आ गया भाई। राम जी की मूर्ति थी और कृष्ण जी की मूर्ति थी, कुछ इस तरीके का हिसाब था। और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, जो यहाँ के जो राजा थे वो बोलते हैं राम भक्त थे, और जो यहाँ की रानी थी, सॉरी राजा जो थे वो कृष्ण जी के भक्त थे, और जो रानी थी वो राम जी की भक्त थी। तो ऐसा बोलते हैं कि राजा जो थे वो एक बार जाते हैं मथुरा, और ये देखो मंदिर देख लो इधर से भी। राजा जो मथुरा जाते हैं तो उनको कृष्ण जी दर्शन देते हैं। तो वो चिढ़ाते हैं रानी को, क्योंकि रानी राम भक्त थी, कि तुम्हारे राम जी तो तुम्हें दर्शन देते नहीं, मेरे कृष्ण जी ने मुझे दर्शन दे दिए। तो रानी जो थी वो कुछ तपस्या करती हैं और राम जी को याद करती, तो वो ऐसा बोलते हैं कि राम जी
कुछ थेरी ये भी कहती है, मुझे लोकल्स ने बताया कि वो अयोध्या चली जाती हैं इस चीज़ के चक्कर में कि राम जी को लेकर आऊँगी, राम जी से मिलने आऊँगी। और कुछ लोग कहते हैं वो नदी के किनारे तपस्या करते हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ, 2 कहानियाँ यहाँ पे सुनने को मिली। जो लोग लोकल देख रहे हो एक बार मुझे करेक्ट करें। तो इस तरीके से मुझे बताया गया है कि उनके पास में फिर जो राम जी हैं, एक कहानी मैं बता देता हूँ, चलो दोनों बता दूंगा। अयोध्या से राम जी उनके साथ साथ चले आए, एक कहानी ये है। एक थेरी ये कहती है अयोध्या से यहाँ तक चले आए, फिर वो मूर्ति में कन्वर्ट हो गए और उनके स्वागत में यहाँ राजा को पता चल गया था कि राम जी आ रहे हैं, तो ये मंदिर बनवाया गया जिसको राजा राम सरकार मंदिर बोला जाता है। और दूसरी कहानी ये है कि ऐसा बोलते हैं कि वो नदी के किनारे तपस्या कर रही थी और वहाँ पे राम जी प्रकट हुए मूर्ति के रूप में, वो मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। तो डिफरेंट कहानियाँ हैं। बाकी ये 500 साल से ज़्यादा पुरानी चीज़ है। तो मैं यहाँ जो लोकल्स ने बताया मैं वही बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता। तो जो ओरछा से देख रहे हो वो मुझे करेक्ट कर रहे हैं अगर मैं गलत हूँ। तो कुछ इस तरीके से फिलहाल कहानी है कि रानी राम भक्त थी और राजा कृष्ण भक्त थे। बाद में राजा जी ने राम जी के मतलब स्वागत के लिए मंदिर बनवाया था। तो ऐसा कहा जाता है तब से यहाँ के राजा और भगवान दोनों भगवान राम ही हैं। तो राजा जो थे ना, उनका नाम था मधुकर शाह, और जो उनकी रानी थी उनको गणेश कुमारी कहीं कहीं पे लिखा जाता है और कहीं पे कमला देवी भी लिखा जाता है। तो इस तरीके से उल्लेख किया जाता है। बाकी मेरे सामने जो है ये है वो भव्य फोर्ट जो कि बनवाया गया था यहाँ के ओरछा के फाउंडर रुद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा। इसकी नींव रखी गई थी, फिर चांद सिंह थे आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने इसको कंप्लीट करवाया था। तो ये है फेमस ओरछा फोर्ट, बुंदेला राजपूतों की निशानी। और इस साइड जो नदी बह रही है ये नदी है बेतवा। केन और बेतवा की कहानी मैंने आपको बताई। यहाँ पे केन और बेतवा नदियाँ हैं मध्य प्रदेश में। तो इस साइड बेतवा नदी बह रही है, ये बेतवा नदी का किनारा है। और ये है फोर्ट जो आप मेरे सामने देख रहे हो, इसको बोलते हैं ओरछा का मशहूर फोर्ट। तो अभी मैं आ गया हूँ ओरछा फोर्ट के गेट पे। फोर्ट और पैलेस में अंतर हुआ करता था। फोर्ट बोलते थे जहाँ पे आर्मी बेस होता था बेसिकली, पैलेस वो होता था जहाँ पे राजा आराम करता था। तो आप जयपुर के भी सारे किले देखेंगे, उनमें भी आपको ये किले गेट पे दिखेंगे। इनका मकसद ये था कि हाथी जो था वो तोड़ नहीं पाता था दरवाजे को, तो इस तरीके के गेट बनाए जाते थे। ये देखिए इस तरीके के गेट बने हुए हैं, ये इसलिए बनते थे क्योंकि हाथी ना तोड़ पाए इन गेटों को। तो चलिए एंट्री करते हैं, देखते हैं टिकट का प्राइस क्या है, फिर अंदर आप लोगों को घुमाता हूँ ओरछा का फोर्ट। तो भाई टिकट ले लिया है मैंने, यहाँ से टिकट लिया है। यहाँ पे अंदर गोप्रो अलाउड नहीं है, गोप्रो मतलब अलाउड किया, 400 रुपये उसकी फ़ीस है। फिर मैंने सोचा यार ऐसे ही कर लेते हैं, शूट कर लेते हैं बिना गोप्रो के, तो इसलिए मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं, घूमते हैं बढ़िया किला। किले में जैसे ही आप एंट्री करेंगे कुछ इस तरीके का हिसाब किताब आपको देखने को मिलेगा। राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल और राय परवीन महल तथा हमाम खाना, बाकी चीज़ें इस साइड हैं। आप देख सकते हैं भव्य लुक, और हमाम खाना इस साइड है। तो ये है हमाम खाना। तो चलिए हमाम खाने से शुरुआत करते हैं। तो भाई तोप खाना क्या है, प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है भाई, लीगल नोटिस लगा हुआ है यहाँ पे, तो कुछ गड़बड़ी नहीं करनी है आपको। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमाम खाना था उस टाइम पे, ये इस तरीके का था, आप देख सकते हैं। हमाम खाना वही होता था, वॉशरूम एक तरीके से कह सकते हैं, गोशल खाना, हमाम खाना, ये सारे नाम होते थे। तो वहाँ राजा लोग नहाया वहाया करते थे। तो ये एरिया है कुछ इस तरीके का है, ये काफ़ी जर्जर स्थिति में है और ये काफ़ी विशालकाय यहाँ पे बरगद का पेड़ लगा हुआ है और सामने दिख रहा है राजा राम सरकार भव्य मंदिर, जिसकी स्टोरी मैंने आपको पीछे वीडियो में बताई। तो जब आप एंट्री करके आएंगे तो इस साइड पे जो एरिया है इसको बोलते हैं दीवाने आम। ये दीवाने आम का एरिया है। तो बेसिकली ये आम लोगों के लिए हुआ करता था जब यहाँ पे वो लगता था ना, ये देखो दीवाने आम लिखा हुआ है इस पर, कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। तो राजा लोग यहाँ पर ना बेसिकली जो आम जनता है उनकी शिकायतें सुना करते थे दीवाने आम में बैठ के। दीवाने आम, दीवाने खास लगभग हर उसमें मिलेगा, हर किले में आपको देखने को मिलेगा, छोटा बड़ा किला जैसा भी हो, क्योंकि राजा तभी है ना जब उसकी जनता है, तो जनता की सुनने के लिए दीवाने आम हुआ करता था। तो इस तरीके का है ये पहला पड़ाव जिसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम से निकलते ही यहाँ बजरंगबली दिख जाएंगे और शिव जी दिख जाएंगे शिवलिंग के रूप में, जय बजरंगबली। तो इस तरीके से है दीवाने आम। चलिए चलते हैं दूसरे पड़ाव के लिए। इधर नंबर भी लगे हुए हैं, किस नंबर पे क्या देखना है। नंबर 1 पे था अपना वो नहाने वाला, और दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर का इधर स्थान आएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो 1538 में ये राजा महल का एरिया है, ऊपर चलेंगे हम, राजा महल आएगा। 1538 में
महाराजा रुद्र प्रताप सिंह, जो कि फाउंडर हैं ओरछा के, उनके द्वारा ये किले का निर्माण करवाया गया। हालांकि चांद भारती करके जो उनके बेटे थे, उन्होंने इसको कंप्लीट किया क्योंकि उनका देहावसान हो गया था, वो स्वर्गवास हो गया था, तो इस वजह से वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो चलते हैं, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है राजा महल का। तो इस साइड दूसरा जो पड़ाव है, तीसरा पड़ाव है अपना राजा महल। काफ़ी बड़ा किला है, बहुत बड़ा दुर्ग है। चलो चलते हैं राजा महल की तरफ। तो भाई ये है राजा महल। राजा महल का जो विशेषकर पार्ट है वो बनाया गया था चंद भारती जी के द्वारा। तो इस तरीके का हिसाब किताब है। देखो अंदर यहाँ पे राजा रहा करते थे अपनी रानियों के साथ। रानियों के सारे कक्ष हैं। कुछ आगे कुछ पार्ट ऐसा भी है जो मधुकर शाह जी के द्वारा बनाया गया, जो कि लास्ट में इनके बाद आए थे, चंद भारती के बाद मधुकर शाह बुंदेला। बाकी इस तरीके का है पूरा। कैमरा फ्लैश इज़ प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है पेंटिंग्स में। तो बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेगी जो कि विष्णु जी के सारे अवतारों तक को दर्शाती हैं। यहाँ पे ना बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बाकी जो राजा रुद्र प्रताप सिंह थे, इन्हीं के खानदान में एक महान राजा पैदा हुआ जिसको बोलते हैं महाराजा छत्रसाल सिंह। छत्रसाल टीकमगढ़ में पैदा हुए थे। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ी पेंटिंग्स देखते हैं, फिर महाराजा छत्रसाल की भी बातें होंगी। बुंदेला राजपूतों की बात हो और छत्रसाल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनकी भी बहुत सारी बातें करूंगा मैं। बाकी यहाँ पर आप गाइड भी कर सकते हैं, गाइड की सुविधा उपलब्ध है। 300 रुपये पर पर्सन गाइड लेता है यहाँ पे। ग्रुप के साथ, सॉरी 300 रुपये पर गाइड का चार्ज है। ग्रुप के साथ हैं तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। इस खानदान का कुछ ऐसा कहा जाता है, जो रिश्ते थे बहुत अच्छे थे मुगल सम्राट जहांगीर के साथ। तब वो सलीम था, तब उसका जहांगीर नाम नहीं था। तो इसमें बहुत सारी झलक ऐसी भी देखने को मिल जाएगी जो कि इंडो इस्लामिक कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। ये पेंटिंग आप देख सकते हो, उस टाइम की पेंटिंग है। ये कुछ इस तरीके की पेंटिंग है। और इस पेंट के जरिए ना, ये पेंट, हर एक पेंट कुछ ना कुछ कहना चाहती है। और जितनी नॉन लिविंग पेंटिंग्स हैं वो मुस्लिम इन्फ्लुएंस में आकर बनाई गई थी। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राजा थे यहाँ के, उनके जहांगीर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे। जहांगीर को बहुत अच्छा दोस्त मानते थे। एक बार उनकी जान भी बचाई थी। वो मैं अभी आगे बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने बचाई थी जान। तो नॉन लिविंग का मतलब ये है जहाँ पे नॉन लिविंग चीजें बनी होती हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम पेंटिंग्स हुआ करती थी। और जहाँ पे लिविंग थिंग्स बनी होती हैं जैसे हाथी, घोड़ा, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी हिंदू पेंटिंग्स हुआ करती थी। ये आज भी है। आप अरबिक पेंटिंग्स में देखोगे तो वहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बाकी नज़ारा देखो क्या खूबसूरत आ रहा है यार। ये देखो भाई क्या नज़ारा आ रहा है इस साइड से, देख रहे हो भाई। चलो चलते हैं दूसरे पड़ाव पे और थोड़ी और बातें करते हैं बुंदेला राजपूतों के बारे में। इस सेक्शन में आ गया हूँ। यहाँ भी आप पेंटिंग्स देखिए किस तरीके से पूरी युद्ध नीति को एक तरीके से समझाया गया है पेंटिंग के माध्यम से। इस किले में क्या शानदार लगता होगा जब ये किला अपने चरम पे होगा, मतलब जिस टाइम पे ये नया होगा, जिस टाइम पे यहाँ पे राजघराना एग्जिस्ट करता होगा, क्या बेहतरीन जगह लगती होगी ये। चलो चलते हैं दूसरे पोर्शन में। तो अभी जिस पोर्शन में मैं आ गया हूँ, ये देखिए, ये इस साइड का पोर्शन है जो कि बहुत ही भव्य लग रहा है देखने में। इसकी क्या कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा एक एक पोर्शन में जा जाके। इस सेक्शन में जब हम आते हैं तो पेंटिंग्स के द्वारा ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया है। देखो पूरे हिंदू कल्चर को किस तरीके से दर्शाया गया है पेंटिंग के माध्यम से। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे ना विष्णु जी के 10 अवतार बताए गए हैं। सारे अवतारों के बारे में विष्णु जी के बताया गया है। और साथ ही साथ ये देखिए, ये घोड़े पे विष्णु जी दोबारा से आएंगे कल की अवतार में, उस चीज़ की भी परिकल्पना इधर की गई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कला का ध्यान अपने मनोरंजन के लिए रखा गया है। अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ दर्शाया गया है। और भगवान के बिना राजपूत कैसे रह सकते हैं। तो राजपूत हिंदू कल्चर को संजोने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो राजपूत राजाओं का है। उनमें से एक है बुंदेला राजपूत। अभी मैं जिस लोकेशन पे आ गया हूँ इसको बोलते हैं जहांगीर पैलेस। ये मेरे पीछे आप बना देख सकते हैं जहांगीर पैलेस। और कहानी कुछ यूं है कि जहांगीर यहाँ पे सिर्फ एक दिन रुका था। और ऐसा नहीं है जहांगीर
ने बनवाया था इसको, ये जहांगीर के लिए बनवाया गया था। असल में यहाँ के जो राजा थे वो जहांगीर के बहुत बड़े मित्र थे। तो जहांगीर सिर्फ यहाँ पे एक दिन रुका और इसको बनाने में कुछ 15-16 साल लगे थे। वो सिर्फ एक दिन आया था यहाँ पे रुकने, राजा साहब से मिलने, तो यहाँ पे एक दिन रुका था। तो कहानी कुछ यूँ है कि जहांगीर जब अकबर था, अकबर अपनी लास्ट स्टेज में था एक तरीके से कह सकते हैं। तो उस टाइम पे एक था इलाहाबाद का कोई था, नवाब था या सिपह सलार ही था, आप ऐसे समझ लीजिए, इनकी सेना में। वो जहांगीर को मार के खुद बादशाह बनना चाहता था। इस चीज़ की खबर लग जाती है यहाँ के जो राजा थे ओरछा के। अब जहांगीर उस समय प्रिंस था, प्रिंस सलीम था। तो जब ये खबर इनको लग जाती है तो ये कहते हैं अपने दोस्त को बचाना है। तो जहांगीर उस समय गए हुए थे इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जाने के लिए, जिसको प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज जाने के लिए आपको ओरछा से गुजरना पड़ेगा। तो ओरछा होके ही गुजर रहे थे वो और राजा साहब को खबर लग जाती है। राजा साहब के तो दोस्त थे, तो राजा साहब ने उससे युद्ध किया और उसका गला काट दिया। गला काट के पेश किया जाके प्रयागराज में सलीम को, बोला ये आपको मारना चाहता था। तो उससे सलीम भी बहुत खुश हुआ और बादशाह अकबर भी बहुत खुश हुआ। तो इस तरीके से इनकी दोस्ती आगे बढ़ती है। तो ये कुछ कहानी है। आगे चल के बहुत बुरे पहलू भी आए मुगल सल्तनत और इस ओरछा की बुंदेला सल्तनत के बीच में। जैसे औरंगजेब के टाइम पे एक सिपह सलार था औरंगजेब का, क्या नाम था, गुल खान, नाम मैं भूल गया उसका, तो याद नहीं आ रहा इस टाइम पे। तो उसने अटैक किया था मंदिर पे और ये मंदिर अब होता नहीं, टूट गया होता उस टाइम पे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि औरंगजेब की जो बेटी थी वो प्रेमिका थी यहाँ के जो राजा थे उनकी बेटी की तो मंदिर के अंदर वो बेटी मिलती है, छोटी सी बच्ची होती है और उस पुरुष के पोशाक में होती है। तो जो बादशाह का सिपह सलार था वो आवाज़ देता है, कहता है दरवाज़ा खोलो। अब पुजारी दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, फिर दरवाज़ा खोलते हैं तो एक छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं जब तक हूँ तब तक ये मंदिर नहीं टूट सकता। बाद में वो अपना मुखौटा उतारती है और पता चलता है वो औरंगजेब की बेटी थी। तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि आप सभी को पता है कि औरंगजेब जो था वो कितना ज़्यादा क्रूर राजा था। बाकी चलते हैं जहांगीर पैलेस में और वहाँ के स्टोरियों के बारे में बात करते हैं। तो ये यहाँ पे ना इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका टैरिफ 6,000 रुपये एक दिन का है। होटल शीश महल के नाम से एमपी टूरिज्म का ये होटल बन गया है, जो कि शीश महल हुआ करता था एक टाइम पे। देखो अभी होटल बन गया है। बाकी सामने जो दिख रहा है वो दिख रहा है लक्ष्मी टेम्पल। तो चलो चलते हैं आगे की स्टोरी जानते हैं। यहाँ पे देखो जहांगीर महल के बारे में लिखा हुआ है, आप चाहें तो डिस्प्ले को रोक के पढ़ सकते हैं। चले ऊपर चल के देखते हैं एक बार व्यू कैसा आता है। तो हम एंटर हो चुके हैं जहांगीर महल में। कुछ इस तरीके का दिखता है जहांगीर महल और ऊपर चढ़ने का है। अभी ऊपर चढ़ के भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। मुझे लगा बीच से पहले मैं आपको दिखा दूं कि बीच में बढ़िया नहाने वहाने का पूल टाइप बनाया हुआ था। ये कुआं था, कुएं में लोगों ने सिक्के, बताओ अननेसेसरी, इसमें सिक्के का क्या काम है भाई, सिक्के डाल देते हैं कुएं में यार, इससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब होती है। बाकी चलते हैं अंदर, ऊपर चढ़ने का हिसाब किताब देखते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। आप नीचे देखिए हाथियों को इस तरीके से दर्शाया हुआ है कि इन हाथियों ने पूरा बोझ उठा रखा है इस पूरे उसका महल का, इस तरीके से दर्शाया हुआ है। हाथी सम्मान में बनाए गए, एक तरीके से कह सकते हैं आप, ये सम्मान में बनाए गए हैं। बाकी चलते हैं ऊपर, ऊपर का नज़ारा मैं ऊपर पहुंच के आप लोगों को दिखाता हूँ। सीढ़ी काफ़ी स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है यार, फिर स्टीप है। थोड़ा सा मेहनत लगेगी इस किले की वीडियोग्राफी में। एक चीज़ बहुत ही कॉमन थी इन महलों की, इनमें पेंटिंग्स एक से एक देखने को मिलेंगी। हर एरिया में, हर कोने में कोई ना कोई पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा जाता था। आप जब यहाँ घूमने कभी आएंगे तो आपको एहसास होगा कि हिंदुस्तान के राजपूत राजाओं की दरिया दिली क्या थी। भाई देखो इतना बड़ा महल बना के दिया, इतना बड़ा, ये थी दरिया दिली हिंदुस्तान के राजपूत राजाओं की। अपनी दोस्ती के लिए इतना बड़ा महल बना के दिया। इसको दरिया दिली नहीं तो और क्या कहोगे, बुंदेला राजपूतों की दरिया दिली है ये, कि एक मुगल बादशाह को इतना बड़ा महल
बना के दिया सिर्फ स्वागत के लिए। एक दिन रुका था इसमें बादशाह सलामत, शाहजहां का बाप जहांगीर। जहांगीर अच्छा इंसान था, वो इतना बुरा नहीं था, पेंटिंग्स वगैरह का शौक था उसको, और वो इतना क्रूर नहीं था। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो इन राजाओं से हमें सिर्फ धोखा मिला है, अगर कुछ की बात छोड़ दें तो। मैंने आपसे कहा था कि महाराजा छत्रसाल की भी कहानी मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा। तो कहानी कुछ यूं है कि अकबर के दरबार में एक बार ना, मुग़ल दरबार में एक बार महाराजा ये तिलक लगाना बैन कर दिया गया था। तो महाराजा छत्रसाल ही वो योद्धा थे जिन्होंने इसका बहिष्कार किया था। उससे पहले रुद्र प्रताप सिंह ने भी किया, सुजान सिंह ने भी किया। तो ये है वो बुंदेला राजपूतों की कहानी। चलो आते हैं महाराजा छत्रसाल पे। महाराजा छत्रसाल की स्टोरी कुछ यूँ है कि उनकी एक रानी थी, मुस्लिम रानी, कई सारी उनकी मुस्लिम रानियाँ थी, उनमें से एक थी जिसकी बेटी का नाम था मस्तानी। मस्तानी ही वो महिला थी जिसमें मूवी आई है बाजीराव मस्तानी। लेकिन वहाँ जो स्टोरी दिखाई गई है बिल्कुल वैसी तो नहीं थी स्टोरी। हुआ क्या, महाराजा छत्रसाल की उम्र हो गई थी 80 प्लस, कुछ 80 के अराउंड थी। तो बहुत बुढ़े हो गए थे और धोखे से मुस्लिम राजाओं ने अटैक कर दिया बुंदेला पे। तब उस समय कैपिटल हुआ करती थी पन्ना। तो जब अटैक कर दिया तो इन्होंने एक पत्र लिखा था। इनका एक सैनिक आता है और वो कहता है कि जी अटैक हो गया, बहुत मुश्किल में है साम्राज्य। तो छत्रसाल कहते हैं मेरे नाम से एक सब जमाना ऐसा था, लोग थर्रा जाते थे, आज मुझ पर अटैक हो रहा है और मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ सुझाव दिया जाए। तो मंत्री सुझाव देता है आप एक पत्र लिखो, इस समय आपको एक ही है हिंदू राजा जो आपको बचा सकता है, जिसका नाम है पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव पूना में थे, पूना के पेशवा बाजीराव थे। उनसे मदद के लिए पत्र लिखते हैं महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल के पत्र लिखते ही और जैसे ही पत्र उन्होंने पढ़ा, पेशवा बाजीराव ने एक भी नहीं सुनी, एक थोड़ा सा भी वेट नहीं किया। ऐसा कहते हैं कि लंच कर रहे थे वो और खाना खाते हुए उठे और कहते हैं चलो। हालांकि उस युद्ध में पेशवा बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए और मस्तानी जो थी उन्होंने पेशवा की सेवा करी। उसी टाइम पे इनका कुछ प्रेम प्रसंग होता है, इनका इलाज किया। बाकी ये दास्तान है कुछ पेशवाओं की। उनका एक ही सिद्धांत था, अपनी धरती अपना राज, हिंदू स्वराज। बीच में कुछ अगर गद्दार नहीं आए होते तो शायद आज देश की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी कुछ अलग ही होती। पेशवा को लिखते हैं अपने पत्र में, जो गतिग्राह गजेंद्र की वो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। तो ये इसका मतलब ये था, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या था कि जो गजेंद्र नाम के का हाथी था उसको एक बार मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तो वो बिल्कुल असहाय था क्योंकि पकड़ मगरमच्छ की ऐसी थी और उसकी एज हो रही थी। तो वही सिचुएशन इस समय मेरी है, आप जल्दी आओ। और ऐसा कहते हैं कि बाजीराव तुरंत वहाँ से रवाना हुए और आके 2.5 दिन में बुंदेलखंड आके हिला दिया था पूरा हिसाब किताब यहाँ का। ये पावर थी हिंदू सम्राट की, हिंदू राजाओं की। भाई बहुत ज़्यादा चढ़ने के बाद मैं आ गया हूँ फाइनली किले के सबसे ऊंचे भाग में। तो कुछ इस तरीके से हिसाब किताब है, देखो। और ये पीछे दिख रहा है मेरे पूरा का पूरा किला, और इसके जस्ट पीछे अगर आप जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगी बेतवा नदी, जो कि आन बान शान है इस बुंदेला एरिया की। केन और बेतवा नदियों के बीच में राज करने वाले राजा थे बुंदेला राजपूत, जिनमें चंदेला हुए, परिहार हुए, परमार हुए, सोलंकी हुए, कई सारे राजपूत फैमिली यहाँ पर आई और गई और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी शासन व्यवस्था को चलाए रखा। चलो अब दिखाता हूँ आप लोगों को बेतवा नदी। तो ऊपर से कुछ इस तरीके का नज़ारा आता है, देखो ये पीछे पूरी नदी दिख रही है, बेतवा नदी है, बेतवा नदी का पानी। और इस सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है कैमल हाउस, जो कि ऊँट जो थे उनके रखने के लिए रखा गया था। पूरा ख्याल रखा गया था कि जहांगीर इधर आएगा, क्योंकि जहांगीर जो थे वो मुग़ल शासक आगरा से राज करते थे और उनकी सवारी ऊँट थी। तो उनका पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ पे ऊँट खाना भी बनाया गया था हमारे राजपूत राजाओं के द्वारा, बुंदेला राजाओं के द्वारा। पीछे जो नदी बह रही है ये है बेतवा नदी। तो चलो नीचे चल के एक बार आप लोगों को पास से दिखाता हूँ। तो भाई पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है ये जहांगीर पैलेस, सामने ऊँट खाना है। और इस साइड जो ये महल बना हुआ है, प्रवीण राय करके नाम था, प्रवीण बाई राय कुछ ऐसे नाम था, वो यहाँ की नर्तकी थी। यस यू आर राइट, सही सुन रहे हो आप, डांसर थी।
महाराजा इंद्रजीत सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो ऐसी स्टोरी है कि उसको अकबर ने पकड़ लिया था और अकबर के पास ले जाया गया, तो उन्होंने एक ऐसा दोहा मारा, उसका मतलब ये था कि जूठा खाने वाले लोग निर्लज होते हैं, किसी एक का जूठा अगर खाएं तो उसकी चतुराई से प्रसन्न होकर उसको दोबारा से ओरछा भेज दिया गया और यहाँ पर उसकी याद में एक महल बनाया गया। उसके लिए बनवाया गया था महाराजा इंद्रजीत सिंह के द्वारा। ये यहाँ की नर्तकी थी जिसका नाम था प्रवीणा बाई राय, कुछ ऐसे नाम था उसका। तो ये वो महल है, कुछ ये भी स्टोरी है भाई बुंदेला राजपूतों की। क्या ही कहनी, क्या कहें, अब क्या कह सकते हैं भाई राजपूत राजाओं के बारे में। इधर का भी एरिया बहुत बड़ा प्रांगण दिखेगा और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे, लेकिन इनके ऊपर आपको झंडा नहीं मिलेगा। मंदिर के ऊपर झंडा ना होने का एक ही कारण होता है कि वो मंदिर अब एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है, इसकी कोई बुरी कहानी नहीं है। इसकी कहानी कुछ ये है कि इसको सेफ्टी के नज़रिए से इनमें जितनी मूर्तियाँ थीं उनको शिफ्ट कर दिया गया राजा राम मंदिर में। राजा राम सरकार मंदिर जो है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए ये जो मंदिर हैं आसपास के, इनमें मूर्तियां देखने को नहीं मिलती हैं। इस तरीके का कुछ एरिया है। क्या ये है कैमल हाउस, ऊँट खाना, और ये बह रही है बेतवा नदी। तो भाई अब ना यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा और अब मैं आप लोगों को रास्ते में राम मंदिर की एक और झलक दिखाते हुए होटल चला जाऊंगा और फिर रात में मैं फिर से आऊँगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ का साउंड एंड लाइट शो। बहुत मज़ा आएगा उसमें, साउंड एंड लाइट शो में भी। तो चलो भाई अब आप आगे एंजॉय करो लाइट एंड शो, उससे पहले देखो ये राम मंदिर की झलक। तो भाई तुम्हारा भाई शाम में फिर से आ गया लाइट शो देखने के लिए। मैंने बोला था सुबह कि लाइट शो दिखाऊंगा। राजा राम सरकार मंदिर देखो ऐसा दिख रहा है रात में, और ये है किला। अब किले में लाइट शो की एंट्री का क्या प्रोसेस है, देखिए मिलेगी नहीं मिलेगी वो जाकर ही बताऊंगा मैं, बाकी अंदर ही होती है एंट्री। अभी देखते हैं इधर से, एकदम अंधेरा है वैसे, सिर्फ किला चमक रहा है। ये देखिए ये है वो भव्य किला। शायद शो चल रहा है क्योंकि आवाज़ आ रही है। चलते हैं अंदर, देखते हैं फिर। तो भाई देखो रात में कुछ इस तरीके का दिखता है इधर। साउंड एंड लाइट शो की टिकट का पता करते हैं भाई। अंदर ऐसे दिख रहा है, बाकी इधर पूछते हैं कि क्या सीन है। टिकट घर ये रहा, इधर है टिकट घर। रात में भाई राजा राम मंदिर देखो कुछ ऐसा दिखता है। दर्शन कर लो आप, ये कुछ ऐसा दिखता है भाई। भाई 50 रुपए की 6 पूरी और ये सब कुछ दे रहे हैं।
इधर एक छोटी सी दुकान दिखी, मैं आ रहा था मंदिर से होटल की तरफ, तो मैंने सोचा खा लेता हूँ। देखने में अच्छी लग रही है इनकी सब्जी भी और रायता भी, पूड़ी बन रही है ताज़ी ताज़ी। तो भाई मैं ना अपने कमरे पे आ गया, तो मैं बताऊँ खाने की बात, खाना बहुत मस्त था, बहुत अच्छा था। और लाइट शो की बात बताऊँ यार, लाइट शो देखो पहले मुझे लगा वर्थ नहीं है, लेकिन जो स्टोरी है ना भाई वो आपको सुननी चाहिए मुझे लगता है। बाकी ऑलमोस्ट सारी स्टोरी मैंने वीडियो में बता दी है अपने, लेकिन वो भाई रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन शो में और अच्छा हो सकता है, जैसे खजुराहो में पूरा एनिमेटेड करके दिखाते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ स्पीकर बजता रहता है और लाइट चलती रहती है। तो थोड़ा हो सकता है क्योंकि 200 रुपये आप चार्ज कर रहे हो। बाकी ये रूम आप देखो, मेरा ये रूम है, ये रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है। इसमें 3 2 5 लोग रुक सकते हैं और मात्र 700 रुपये में पड़ा है मेरे को ये। तो अभी ना एक्चुअली फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, आना बंद हो गए हैं, क्योंकि वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। आपने देखा ही होगा हमारी कंट्री में थोड़ी सी चीज़ें प्रॉब्लम बन जाती है, न्यूज़ बन जाती हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के एक वुमेन क्रिकेटर के साथ ऐसा कुछ हुआ इंदौर में, तो इसके चलते हमें सुधरने की ज़रूरत है यार, ये सब नहीं होना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जो ऐसा अपराध करने की हिमाकत भी करे। तो इस वजह से यहाँ टूरिस्ट थोड़े कम हो गए हैं। यहाँ के लोकल होटल वालों ने मुझे बताया कि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट है, इस वजह से टूरिस्ट कम आ रहे हैं, वरना फॉरनर्स बहुत आते थे। इनका होम स्टे है, ऊपर 8 10 फॉरनर टूरिस्ट हैं। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ओरछा में आने के लिए रेलवे स्टेशन भी है, नियरेस्ट बड़ा स्टेशन जो है वो झांसी है, आप झांसी से भी आ सकते हैं। और रही खर्चे की बात, तो खर्चा यहाँ पे खाना बहुत सस्ता है। वो 50 रुपए की पूरी की प्लेट थी जो मैंने अभी आपको दिखाई, और दिन में भी जो खाया वो भी ऐसे ही सस्ता था, कोई बहुत महंगा नहीं था, ब्रेकफास्ट भी सस्ता ही था। वो सब आप लोगों ने देख ही लिया। तो ओवरऑल ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा आपका, 2 2 हज़ार रुपये में आप ओरछा घूम सकते हो। डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। नियरेस्ट एयरपोर्ट ग्वालियर पड़ेगा आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।